गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 पाठ 5 पद्य भाग के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं का पार्ट 3 कविता घर की याद है ना। मैं गायत्री के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुल्तान राम घसिया। तो विद्यार्थियों, पूर्व के पार्ट में हमने भवानी प्रसाद मिश्र कवि का परिचय और पार्ट 2 में कविता का अध्ययन किया था। आज अपन पार्ट 3 के अंतर्गत शेष बची घर की याद कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आगे की पंक्तियां अपन देखते हैं। यहाँ आइए, 5वां में अभागा जिसे सोने पर सुहागा। ठीक है, 5वां में अभागा जिसे 5वां में हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ तक देखिए, तो शब्दार्थ है वो मैंने पहले करवा दिए थे। भाई अभागा है, भाग्यहीन है, सोने पर सुहागा वस्तु या व्यक्ति का दूसरों से बेहतर होना, प्यार में बहना, भाव विभोर होना, स्वर्ण सोना, हेटे तुच्छ। हेटे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या? प्रसंग। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रसंग। तो प्रसंग में यहाँ बता रहा हूँ आपको, प्रसंग जो पूर्व में आपने किया था वैसा ही प्रसंग, केवल हल्का सा मूल भाव है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रसंग सुनिए विद्यार्थियों। प्रस्तुत काव्यांश है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। वह अपने पिता के बारे में बताता है। क्या बताता है सुनना। मैं अरे 5वां में अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। देखिए, कवि कहता है ना, उस कवि के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रियां। ठीक है, तो पुत्र के रूप में 5वां कौन था? ये कवि कौन? भवानी प्रसाद मिश्र है, वो 5वें के रूप में था। तो 5वां में हूँ अभागा। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि 5वें पुत्र के रूप में मैं अपने पिता का भाग्यहीन पुत्र मैं हूँ जिसे सोने पर सुहागा। है ना, पिताजी है वो मेरे को सबसे श्रेष्ठ बताया करते थे, प्यार में बहते रहे, मतलब मेरे ऊपर अत्यधिक प्यार लुटाया करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लग रहे होंगे उन्हें हेटे। तो पिताजी जो अब है ना हमारे को है वो स्वर्ण बेटे है ना, सोने के समान रूप गुण वाले है ना पुत्र कहा करता था। तो आज उन्हें कैसे लगे? उन्हें हेटे तुच्छ लगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं जो सुहागा है ना, मतलब स्वर्ण से भी श्रेष्ठ बेहतरीन था, मैं आज जेल में बंद होकर के भाग्यहीन पुत्र के रूप में यहाँ जेल में कारागार में बैठा हूँ। ये इसका क्या हुआ? भावार्थ हुआ। तो एक बार पुनः और सुन लीजिए आप। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि पिताजी के 4 पुत्र, उनमें मैं 5वां भाग्यहीन बन गया हूँ।
पिताजी मुझे सोने पर सुहागा अर्थात श्रेष्ठ पुत्र समझते थे। पिताजी मेरे ऊपर है ना प्रेम बरसाते थे। आज उनके जो 4 बेटे हैं वो स्वर्ण के समान अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन मैं 5वां जो सोने पर सुहागा कहलाता था वो तुच्छ बन बैठा हूँ, क्योंकि मैं कारागार में भाग्यहीन पुत्र बन करके बैठा हूँ। ठीक है, ये इसकी क्या हुई, व्याख्या हुई। अब बात करते हैं भाई इसमें विशेष क्या होगा। तो विशेष में यहाँ लिख देता हूँ, विशेष है ना, व्याख्या अपनी हो ही गई है। और विशेष में लिखो नंबर 1, पिता को भवानी से बहुत लगाव था। पिता को भवानी से बहुत लगाव था, तभी तो वो क्या था, सोने पर सुहागा। नंबर 2, सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, भाषा सहज व सरल है। ठीक है। और नंबर 4, खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। थोड़ा आगे और यहाँ देख लो, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ से आप इसका करेंगे भावार्थ। आज का यहाँ सेकंड बता देता हूँ, यहाँ तक है ना। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो आइए प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। इस काव्यांश में कवि की माँ पिता को समझाती है। कवि की माँ है वो किसको समझाती है, पिता को समझाती है। तो देखो कैसे क्या समझा रही है। माँ ने कहा होगा कितना दुख बहा होगा। यहाँ अपन क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या
है ना। माँ ने पिता को समझाया होगा, ऐसा करते समय उसके मन में दुख भी बहुत आया होगा, है ना, दुख भी बहुत आया होगा, और दुख के कारण आंखों में आंसू भी आए हैं। लेकिन फिर भी माँ क्या कह रही है कि वहाँ जहाँ भी मेरा भवानी है वहाँ भी वो जेल में भी बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है ना। माँ क्या कहती है कि वह आपके दिखाए गए मार्ग पर चला है ना। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर कि तुम्हारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे गया है, और ये तुम्हारी ली की है, मतलब तुम्हारे द्वारा जो परंपरा चलाई थी, है ना, रीति चलाई थी, उसी के अनुसार है। पाँव जो पीछे हटाता, अगर मातृभूमि की रक्षा से वो अपने कदम पीछे हटाता है, कोख को मेरी लजाता, तो इससे तो मेरी कोख है ना, मैंने जो जन्म दिया है ना, उस कोख को क्या करेगा, वो लज्जा देगा। इस तरह हो न कच्चे, अरे इस तरह आपका हृदय है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। रो पड़ेंगे और बच्चे, यदि आपका हृदय कच्चा हो जाएगा तो आपके द्वारा किए गए कार्यों को देख करके, है ना, तो और बच्चे हैं वो रोने लग जाएंगे। एक बार व्याख्या और सुन लो। और माँ ने कहा होगा, है ना, और माँ ने कहा होगा। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि माँ ने पिता को समझाया होगा और मेरे लिए उसने कितना दुख बहाया होगा। मेरे दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आए होंगे, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि जेल में भी मेरा भवानी बहुत अच्छा है, और जेल में मेरा भवानी है वो तुम्हारा मन समझकर, अर्थात तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का मार्ग देखकर अपनापन समझकर ही गया है, क्योंकि ये परंपरा आपने ही चलाई थी। और अब अपने मार्ग से अगर कदम पीछे हटाता है तो मेरी कोख लज्जित हो जाएगी। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह मेरे भवानी तुम कच्चे दिल के, कच्चे हृदय के नहीं बन होंगे। और अगर आप कच्चे हृदय के हो गए तो आपके द्वारा किए गए कार्यों को देख करके और बच्चे हैं वो रो पड़ेंगे। ठीक है, विशेष सुन लो। विशेष सेकंड का विशेष है ना, आज का जो सेकंड है उसका विशेष सुनिए। माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन। माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन है। नंबर 2 विशेष में लिखो आप, संवाद से ली है। नंबर 3 लिख लो, खड़ी बोली की अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली की अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इधर आइए। हाँ, आगे देखो, पिताजी ने कहा होगा।
हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता हूँ, कहाँ देर में खोता, कहाँ है सजीले सावन, है ना। इसके ऊपर थोड़ी लाइन और रह गई, इसको बढ़ाते हैं अभी, रुको। देखिए ये आ गया अपना। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। यहाँ तक देखना है आपको। तो चलो प्रसंग बता दूँ मैं आपको, है ना। ये हुआ था सेकंड, अब थर्ड, कहाँ तक, विरस, रसहीन। प्रसंग सुनो। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो अब व्याख्या सुनिए, है ना। प्रसंग है वो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। व्याख्या में आइए। व्याख्या। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ, धीर में खोता कहाँ। देखो, माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा, माँ की बातें सुनकर, है ना। पिताजी ने कहा होगा, माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा। अरे हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, यानी क्या, मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। ये बात कहते हुए, है ना, यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। यह कहते हुए उसने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहे बरसते रहो, तुम चाहे बरसते रहो, परंतु मेरे माता पिता की आँखों से आंसू न बरसे। वे अपने पांचवें बेटे की याद करके दुखी न हो। वह मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं मज़े में हूँ, है ना, कि मैं मज़े में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। एक बार पुनः अर्थ समझा रहा हूँ। माँ की बातें सुन करके पिताजी ने कहा होगा, हाय मेरे लिए कितना दुख सहन किया होगा, मैं रोता नहीं हूँ। और पिताजी ने अपना धैर्य है वो भी नहीं खोया, अपना संयम बनाए हुए हैं। फिर कवि कहता है, हे सजीले हरियाली वाले हे सजीले हरियाली वाले सावन, तुम पवित्र हो,
तुम चाहे जितना वर्ष लो, लेकिन पांचवें पुत्र के रूप में मेरे पिताजी मेरे लिए न तरसें। मैं मज़े में हूँ, मैं यहाँ कारागाह में मज़े में हूँ, सही हूँ। केवल अंतर इतना ही है कि मैं घर नहीं हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में है ना। और मैं घर नहीं हूँ, इसी के कारण क्या है, मेरा घर है वो क्या है, वीरान है। मेरा घर क्या है, वीरान है ना। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसका विशेष देखिए, जो पहले करते आ रहे हैं वैसा ही विशेष है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं बता दूं, 1 नंबर लगा के बोल रहा हूं, सुनेंगे आप। पिता की भावुकता का सजीव वर्णन है, पिता की भावुकता का सजीव वर्णन है। नंबर 2, सावन को दूत बनाने की प्राचीन परंपरा को प्रयोग किया गया है। नंबर 3, संवाद से ली है। नंबर 4, पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नंबर 5 में है, बस शब्द में यमक अलंकार हैं, इसके 2 अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण। इसमें बस, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक, यमक अलंकार है। नंबर 6, खड़ी बोली है। नंबर 7, मुक्त छंद है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। यहाँ ये, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और अगली लाइन में बता दो, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। चलो अब प्रसंग करते हैं। प्रसंग नंबर 4 का प्रसंग, ये काव्यांश कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, है ना। 4 नंबर, इसका शेष भाग आगे है, इसकी 4 पंक्तियाँ, है ना, शेष भाग आगे है, वो जोड़ के कर देंगे। अब प्रसंग में आइए विद्यार्थियों, प्रसंग सुनो। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। अब आगे देखो व्याख्या, व्याख्या सुनो। किंतु उनसे ये न कहना, ठीक है, कवि सावन से कहता है, कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, उन्हें देते धीर रहना, उसे हमेशा तुम उन्हें धैर्य देते हुए ये कहना, उन्हें धैर्य देते हुए ये कहना कि यह कहना जेल में भी मैं लिख रहा हूँ, जेल में भी मैं पढ़ रहा हूँ, वह यहाँ
काम करता है ना, काम करता हूँ कि कहना, काम करता हूँ कि कहना, तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा हूँ ये कहना। ठीक है, उसे अनेक लोग चाहते हैं, उनसे शोक न करने की बात कहना। यहाँ तक करते एक बार दोबारा सुन लो। कवि सावन से कहता है, कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मत कहना, उन्हें धैर्य देते रहना और उन्हें कहना कि मैं साहित्य लिख रहा हूँ। मेरे माता पिता को कहना कि मैं पढ़ रहा हूँ और देश गांव और समाज के लिए काम करता हूँ कि कहना, आपका नाम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उसे अन्य लोग चाहते हैं, उनसे शोक न करने की बात कहना। चाहते हैं लोग कहना कि अन्य लोग उन्हें चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, है ना, शोक न करने के लिए उन्हें कहना। आगे चलते हैं। और कहना मस्त हूँ, और क्या कहना कि मैं यहाँ कारागार में भी मस्त हूँ, है ना, यहाँ मैं सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन 70 शेर हो गया है। कितने किलो का हो गया है? 70 किलो का हो गया है। और ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता हूँ, है ना, खेलता हूँ, कूदता हूँ और डटकर खेलता हूँ, कूदता हूँ। और कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ, ये बात मत कहना। सरल सरल सीधा सीधा सा अर्थ आ रहा है विद्यार्थियों ने, जैसी लाइनें हैं वैसा ही अर्थ आ रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई खास मतलब भावार्थ को चेंज करके बताने वाली बात नहीं आ रही है ना, कि कहना कि मैं कारागार में मस्त जीवन जीता हूँ, यहाँ काटने में व्यस्त हूँ, सूत काटने में व्यस्त हूँ, मैं, है ना, मेरा यहाँ वजन है वो 70 शेर हो गया है, मैं यहाँ ढेर सारा भोजन करता हूँ, खूब कूदता हूँ, खेलता हूँ, है ना, डटकर खाता पीता हूँ, खेलता हूँ। और उन्हें कहना कि मैं यहाँ क्या हूँ? मस्त हूँ। और उन्हें ये मत कहना कि मैं सूर्य के समान अस्त हो गया हूँ, निस्तेज हो गया हूँ। चलो आगे देखते हैं विशेष। विशेष में लिख देता हूँ विद्यार्थियों, है ना, ये नंबर 4 वाला चल रहा है। चलो विशेष यहाँ सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत खराब है। नंबर 1 विशेष में लिखो, कवि ने संदेश का सुंदर वर्णन है। कवि के संदेश का सुंदर वर्णन है। नंबर 2 लिखो, सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन का मानवीकरण किया गया है। नंबर 3, कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बनी है। कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बनी है। नंबर 4 में लिखो, खड़ी बोली है। खड़ी बोली है। नंबर 5 में आइए,
डटकर ठेलना, डटकर ठेलना, ठेलना, अस्त होना, अस्त होना, होना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, होना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, प्रयोग है, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है। ठीक है, चलो ये अपना विशेष हुआ विद्यार्थियों। अब शेष बचा हुआ काव्यांश घर की याद। ठीक है, आइए विद्यार्थियों पहले वाचन करते हैं। ये अपना रहेगा 5वां काव्यांश आज का, है ना। ठीक है, पांचवा काव्यांश। तो आइए विद्यार्थियों वाचन कर लेते हैं एक बार। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजेले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। ठीक है, चलो अब प्रसंग करेंगे अपन। ये अपना प्रसंग। प्रसंग आपको सुनना है, सुन लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, कविता के माध्यम से पीड़ा व्यक्त करता है। अब व्याख्या में आऊँ, है ना। व्याख्या जो सीधी सीधी व्याख्या होगी। हाय रे ऐसा न कहना, किसको संबोधित करके कह रहा है कवि? सावन को। हाय रे ऐसा न कहना और वैसा न कहना। तो कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई न बताना, अरे मेरे परिजनों को सच्चाई न बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता हूँ, कहना देना जागता हूँ। अरे मेरे परिजनों को यह न बता देना कि मैं देर रात तक जागता हूँ और आम आदमी से दूर भागता हूँ। कहना देना और ये भी मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ। ये भी न बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। देखना, तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक न देना। मैं दुखी हूँ, उन्हें कोई शक न देना, मैं दुखी हूँ। हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो, है ना। हे सजीले हरे, है ना, हरियाले सावन तुम पुण्य, है ना, पवित्र कार्यों में लीन हो। तुम बरस कर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बरसने देना, बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना, है ना। 5वें का मतलब मेरी याद मतलब मेरे को। ठीक है, एक बार और पुनर्थ सुन लो। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि सावन तुम सावधान हो करके कहना,
तुम सावधान हो करके कहना, मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई न बताना, उन्हें ये न बताना कि मैं रात देर तक जागता हूँ और आदमी से डरकर दूर भागता हूँ। ये भी मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ। ये भी न बताना कि मैं चिंता में डूबकर स्वयं को भूल जाता हूँ, है ना। इसलिए सावन तुम है वो कुछ बिना फालतू की बातें है ना बक करके, है ना, मेरे परिजनों को किसी प्रकार का शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सजीले हरियाले सावन, तुम पवित्र हो, इसलिए इस धरती पर तुम बरस लो, लेकिन 5वें पुत्र के रूप में मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं विशेष की। चलो विशेष में आइए, तो यहाँ लिखता हूँ इसका विशेष। विशेष नंबर 1, विशेष में लिखो, कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है। कवि अपनी व्यथा को अपने तक रखना चाहता है। नंबर 2, विशेष में लिखो, आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। मैं कवि की पीड़ा का वर्णन है। नंबर 3, सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। नंबर 5 और लिख लो आप, प्रसाद गुण संवाद शैली है। प्रसाद गुण सीधा अर्थ समझ में आता है ना, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण व संवाद शैली है। संवाद शैली का मतलब है परस्पर बातचीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। अब अपन विद्यार्थियों देखिए प्रश्न उत्तर जानते हैं। कविता के साथ के प्रश्न हैं, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। कविता जब मैंने पढ़ाई थी ना, उस समय इसका आया था कि जैसे रात भर पानी गिरने के कारण मेरा घर है वो तैरता हुआ नजर आ रहा है, तो घर तैरता हुआ नजर आ रहा है, तो कवि को है अपने घर की याद आने के कारण उसको दुख भी याद आ रहे हैं, है ना। ये पहला प्रश्न है आपका। चलो इसका उत्तर करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे मैं प्रश्न लगा करके करता रहूँगा उत्तर। तो
इसका उत्तर देखो प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 1 का उत्तर, ठीक है। घर की याद का आरंभ इसी पंक्ति से होता है। घर की याद का आरंभ इसी पंक्ति से होता है। इसी पंक्ति से होता है कि आज पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है। इसी बात को कवि कई बार कवि कई बार अलग अलग ढंग से अलग अलग ढंग से कहता है। बहुत पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है। रात भर गिरता रहा है। गिरता रहा है। भाव यह है कि सावन की झड़ी के साथ, भाव यह है कि सावन की झड़ी के साथ घर की यादों से, घर की यादों से एक एक परिजन को माता पिता को याद करके उसकी आँखों से भी पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है। वह कहता है कि घर नज़र में तैर रहा है। वह कहता है कि घर नज़र में तैर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लूँ। तैर रहा है। तैर रहा है। बादलों से वर्षा हो रही है। बादलों से वर्षा हो रही है।
हो रही है और यादों से घिरे मन का बोझ और यादों से घिरे मन का बोझ कवि की आंखों से बरस रहा है। बोझ कवि की आंखों से बरस रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आज है ना इतना ही कार्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और थैंक्स यू प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। तो थैंक्स यू विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात।